बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। ये देखिए मैं सुबह सुबह क्या खा रही होती। मैंने भी 2 दिन पहले अपने सोशल मीडिया पे भी ये व्लॉग अपलोड किया था। व्लॉग नहीं था, वीडियो थी। मेरे भाई मुझसे यहाँ पे पूछे थे, सीधा मैं खा रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा क्या खा रही हैं आप, तो मैंने उनको बता दिया कि मैं ये खा रही हूँ, फ़लानी चीज़ खा रही हूँ। नट्स है, ठीक है। पहले पानी में दलिया, जौ का दलिया जो उसको बॉईल किया हुआ है, और उसके बाद फिर उसमें जो है जो भी स्किम मिल्क या आम मिल्क, जो भी आपको काव मिल्क दिखता है, वो आपने थोड़ी मिकदार में डाला। तो जब आप दूध और पानी इस तरह से मिक्स करेंगे तो ये गाढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल देखें पानी पानी वाली फॉर्म में। पास भी दिखा दें, दिख रहा है, दिख रहा है, इस तरीके से होना चाहिए। ये दलिया जो है गाढ़ा गाढ़ा लई नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है, ये लई नहीं होना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा ऐसे पतला पतला, क्योंकि आपने इसको पानी में बनाया। फिर पानी हटा के जो दलिया है उसको फिर आपने थोड़े से दूध को मिक्स करके इसके साथ इसकी ये वाली फॉर्म बना लेनी है। इसमें मैं थोड़ा सा छोटी मक्खी का या बेरी का शहद डाल लेती हूँ, इसका हाफ़ स्पून इज़ इनफ। और उसके साथ फिर मैं कुछ नट्स, ड्राई फ्रूट्स, जो मेरा दिल करे, मैं तो कभी खोपरा भी डाल लेती हूँ, मुझे फ्लेवर भी अच्छा आता है उससे, इस तरह की चीज़। ये 1 प्याली इज़ इनफ। पोर्शन की बात करते हैं ना कि पोर्शन हमें खाना चाहिए, तो पोर्शन क्वांटिटी ये इतनी। अच्छा, ये सुबह सुबह नहीं लेती मैं, और ना ही मैं सुबह खाली पेट जो है वो कोई कॉफ़ी का कप लेके तो मैं अपने घर से निकलती हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें ना ड्राई कर देती हैं, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ड्राई है, स्किन बहुत ड्राई। तो हर कोई ये सुनता है ना कि फ़िज़ा ये करिए तो ये कर लेते हैं, फ़िज़ा ने ये किया हम यूँ स्टार्ट कर। नहीं, आपने अपनी बॉडी, अपना बॉडी टाइप, अपना स्किन टाइप, आपने हर तरीके से अपनी आर्गन्स के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, आपकी किसी चीज़ में अगर प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन, ये सारी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें भी अगर आपके बॉडी में कोई इशू है, इन सब चीज़ों को हिसाब से देख के किसी अपने अच्छे डाइटिशियन से आप अपनी डाइट प्लान बनवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर मेरे जैसे शोज़ देखें जो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, ताकि आपकी डॉक्टर की फ़ीस बचे और आप किसी डाइटिशियन से अच्छी तरीके से जो है अपना प्लान बनवा सकें। और यहाँ पर हम आपको गाइड करेंगे। ये तो मैं खाती रहूँगी पूरे प्रोग्राम में, गरम खाती हूँ, मज़ा आता है। दलिया जौ का आप भी ट्राई करके देखिएगा कि आपके नाश्ते में अच्छी मील, आपका पेट भर जाएगा सारा दिन और आपको इतनी भूख नहीं लगेगी, वो हंगर वाला इफेक्ट नहीं रहेगा। अच्छा, और एनर्जी बहुत आती है इसके साथ, ठीक है। मेरे साथ मौजूद हैं मुंतहा अरशद, जो कि हैं डाइटिशियन, और आज मुझे बताएंगी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कि बताएंगी कि क्या खाना है, कौन सी ऐसी चीज़ खाना है जिससे हम अपनी कैलोरीज़ को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि हमारा कैलोरी काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमें ये समझ नहीं आता इस खाने में हमें कितनी कैलोरीज़ मिल रही हैं। तो सारा दिन जो एक दिन में हमें कैलोरीज़ लेनी है, कैलोरीज काउंट हमारी बॉडी में जाना चाहिए, वो कभी उससे ऊपर हो जाता है या उससे कम हो जाता है। कम हो जाता है तो भी आपके लिए सही नहीं है, और अगर ज़्यादा हो जाता है तो भी आपके लिए ठीक नहीं। तो कौन कौन सी कैलोरीज किस फ्रूट्स में, किस सब्जियों में मिलती है, कितनी मिलती है, सारा दिन का जो आपका ब्रेकफास्ट से लेके आपका नाइट डिनर टाइम है, क्या होना चाहिए, सब आपको बताते हैं। अच्छा जी, मुंतहा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मुंतहा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज हम सिर्फ कैलोरीज के ऊपर बात करेंगे, तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये कैलोरीज क्या है? कैलोरीज बेसिकली हमारी बॉडी की नीड है, एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को, उसका नाम है कैलोरीज, जो हमें खाने से मिलती है। खाने में डिफरेंट कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन सब में कैलोरीज मौजूद होती हैं। जिसको हमारे ब्रेन को वर्क करना है तो उसे कैलोरीज चाहिए, हमारे हार्ट को पंप करना है तो उसे कैलोरीज चाहिए। हम इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। हमें हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए फ्रॉम आवर फूड, और वो फूड हमें कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं और बॉडी उसको यूटिलाइज करती है एज एनर्जी। कैलोरीज की जो टाइप्स हैं वो कितनी होती है, ये भी बता दीजिए। कैलोरीज की टाइप्स नहीं होती, बट कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें कैलोरीज देते हैं, लाइक कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, जो कि हमारे फूड में मौजूद होते हैं। इन सब से हमें कैलोरीज मिलती हैं, और हमने इन सब के प्रोपोर्शन को अपनी बॉडी नीड्स के हिसाब से परसेंटेज लेनी होती है, ताकि हमें हर चीज़ से कैलोरीज मिले इन अ हेल्दी वे। हमारे ब्रेन को फंक्शन करने के लिए कार्ब से कैलोरीज चाहिए होती है। हमारे मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए या मसल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन से कैलोरीज चाहिए होती है। हमारे हार्मोन्स को फंक्शन करने के लिए, हमारी बॉडी के इंसुलेशन करने के लिए हमें फ़ैट से कैलोरीज चाहिए होती है। तो हमने इन तीनों चीज़ों को अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करना है इन अ बैलेंस्ड वे, ताकि हर चीज़ से हम फ़ायदा ले सकें। एक दिन में हमें कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में ये कैलोरीज की कमी हो रही है, और ये काउंट हमें कैलोरीज का चाहिए हमारे दिन, सारा दिन की रूटीन में? ये बेसिकली कैलकुलेशन होती है, एक इक्वेशन होती है, हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन उसे बोलते हैं। वो कैलकुलेट किया जाता है आपकी हाइट, वेट, एज और फिज़िकल एक्टिविटी, आप दिन भर में कितना चल फिर रहे हैं या बैठे हुए हैं, इस सब को देखते हुए एक कैलकुलेशन प्रॉपर की जाती है, जिससे पता चलता है कि ओके आपकी बॉडी को इतनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है। अब तो वॉचेस भी आ गई हैं ऐसी।
हाँ वो You were- yeah, यस you हाँ, were the वो भी watch- कैलकुलेशन ही कर रहे तो उनके बैक एंड पे वो इक्वेशन होती है, आपने जस्ट अपनी इन्फो पुट ऑन करनी होती है, Okay. वो आपको बता देते हैं कैलकुलेट करके। तो खाने में कौन से सही औकात है जो हमें खाने के लिए सही टाइम सूट करते हैं? सॉरी, मैं अपनी कैलोरीज लिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि खाना खाने के सही औकात क्या है? खाना खाने के औकात मतलब जैसे ही आप सुबह उठें, आपने 1 घंटे के अंदर अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है। ब्रेकफास्ट को आपने डिले नहीं करना है, 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपना ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद आप अपना नेक्स्ट स्नैक लेंगे आफ्टर 3 आवर्स। 3 आवर्स आपने अपना पहला मील डाइजेस्ट होने देना है, अपने स्टमक को टाइम देना है। कुछ लोग कहते हैं कि 3 घंटे के बाद नाश्ता करना चाहिए। नहीं, ये तो इसमें बिल्कुल मुद्दा गलत क्या है, बहुत सच्चाई है? गलत ये कॉन्सेप्ट है। रिसर्चेस ने ये प्रूव किया हुआ है कि ब्रेकफास्ट स्किप करना आपके हार्मोन्स को ख़राब कर देता है, आपकी भूख बढ़ा देगा, फिर लेटर इन द डे डिनर में आप ओवर ईटिंग करेंगे। अगर आप अपने ब्रेकफास्ट को लेट करते हैं, पूरे दिन में आपकी क्रेविंग ज़्यादा हो जाती है। तो उस चीज़ को, आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करने के लिए ब्रेकफास्ट ज़रूर आपने करना है, ताकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो और आपकी एपेटाइट भी सेटिस्फाई हो तो और क्रेविंग्स उठते के कंट्रोल साथ ही जो रहेंगी। सबसे पहला काम करना है ब्रेकफास्ट में, वो किस तरीके से हमने अपना ब्रेकफास्ट बनाना है, कैलोरीज के हिसाब से बता दीजिए। सपोज अगर कोई मेरी बहन है जो कि 30 to 40 की एज में है, तो उसके लिए क्या ब्रेकफास्ट होना चाहिए? ब्रेकफास्ट आपका बैलेंस होना चाहिए, जिसमें आपको प्रोटीन, हाई प्रोटीन मिले। लाइक ऑमलेट बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। एग किसी भी फॉर्म में आप ले लें, आप उसे फ्राई कर लें, आप उसे बॉईल की फॉर्म में ले लें या ऑमलेट बना लें, और उसमें आप वेजीज ऐड करें लाजमी, क्योंकि सुबह सुबह आपका स्टमक बिल्कुल खाली होता है, वो बहुत अच्छी डाइजेशन उस टाइम पे हो रही होती है। तो आप अगर उस टाइम पे सैलड लेंगे किसी भी फॉर्म में, जस्ट एक क्यूकम्बर भी ले लें, तो आपके न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे एब्जॉर्ब होंगे उस टाइम पे। साथ में आपने कार्ब्स ज़रूर लेने हैं। कार्ब्स आप रोटी की फॉर्म में ले सकते हैं, आप ब्रेड की फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर अगर आपको ओट्स पसंद है तो आप ओट्स ले लें। और उसके साथ फिर आप नट्स ऐड करेंगे अपने लाजमी, क्योंकि नट्स से आपको, सीड्स से आपको फैट्स मिलेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को, हाँ, जिसमें जो आपने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, आपने इसको बैलेंस बनाया है तो इसी तरह से आपने तीनों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है और फिर वो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट आपका बन जाएगा। अगर हमने कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली है या कोई ऐसे शेक पी लिए, तो अब उस चीज़ों को, कैलोरीज बढ़ गई, उस चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए हमें सारा दिन के अपने खानों में कौन सी ऐसी चीज़ को स्किप करना पड़ेगा, या कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या कौन से ऐसे वॉक के स्टेप्स, फूड स्टेप्स करने पड़ेंगे जिससे हमारी वो कैलोरी काउंट जिससे कोल्ड ड्रिंक से, बाकी मशरूबात से हमारे जिस्म के अंदर आ गई है? अगर आपने कोल्ड ड्रिंक्स लिया तो डेफिनेटली आपने शुगर उसमें साथ में ली है, कैलोरीज तो चले ली ही ली है। एक कोल्ड ड्रिंक 250 ml में आपको 160 कैलोरीज मिल रही होती हैं अराउंड, तो वो तो आपने ले लिया, उसके साथ आपने शुगर इनटेक भी किया। तो आपने मेक श्योर करना है कि उस दिन में फिर आप मज़ीद कोई भी एडेड शुगर इस्तेमाल मत करें। अच्छा, तो अब जैसे ये सारे दिन में अगर 1500 या 1600 कैलोरीज हमारी बॉडी को ज़रूरत है ही है, अब उसमें 160 तो चलेगी कोल्ड ड्रिंक के थ्रू, ठीक है। ब्रेक के बाद आपने मुझे बताना है कि अब बाकी कैलोरीज हम किस तरीके से पूरी करेंगे। सुबह के नाश्ते में हमें कितनी मिल गई, उसके बाद लंच में कैसे, फिर डिनर में कैसे? ठीक है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और ब्रेक से पहले हमने सुना कि 160 कैलोरीज जो है वो हमें अगर कोल्ड ड्रिंक से मिल जाती है सारा दिन में, और नाश्ते में अब हमें कितनी कैलोरीज मिली है दिन में, और रात में हमें कितनी कैलोरीज मिल रही है हमारे मील के थ्रू, ये प्लीज़ हमें बता दीजिए। क्योंकि आपने कहा है कि सारा दिन में 1500-1600 कैलोरीज इंसान को चाहिए होती है 30 to 40 की एज में, तो अब लंच की कैलोरी बता दीजिए। लंच में अगर अभी तक हमें ब्रेकफास्ट में कितनी कैलोरीज मिल गई हैं विदाउट कोल्ड ड्रिंक? विदाउट कोल्ड ड्रिंक 400 हो जाती है घर का ब्रेकफास्ट। सिर्फ ये जिस तरीके का नाश्ता आपने बताया उसमें 400 हो गई? एग्जैक्टली, क्योंकि ये घर का खुद बनाया, इंग्रेडिएंट्स आप अपनी मर्जी के डालेंगे तो फिर अच्छा। इतनी ही कैलोरीज बनेंगी और दिखने में ये इतना लग रहा होगा। और फिर उसके बाद लंच में आ जाते हैं। लंच में भी आपके अराउंड, अगर आप 12 इंचेस रोटी लें, 60 ग्राम्स कुक्ड रोटी, तो उससे आपको 160 कैलोरीज मिल जाएंगी। उसमें आप चिकन मज़ीद ऐड करते हैं और उसको 1 टेबल स्पून ऑयल करते हैं कि 1 टेबल स्पून ऑयल में आपने खाना बनाया, तो आपको उसमें भी 400 कैलोरीज मिल जाएंगी। 800 कैलोरीज हो गई। 800 कैलोरीज हो गई। 800 फिर डिनर के भी सेम कर दें 400। अब इसमें आपने चावल वावल ऐड किया, चीज़ें ऐड की, ये सब भी खा सकते हैं हम कैलोरीज, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती? खा सकते या हैं, राइस से पोर्शन भी? कंट्रोल में खा पोर्शन सकते हैं। कंट्रोल 1 में। कप राइस आप ले सकते हैं डिनर में, अच्छा। चले आप 1 कप राइस ले लें और उसके साथ चिकन ऐड कर लें। 1 टाइम अ डे? यस, 1 टाइम अ डे। यस, डिनर में वो कर लिया तो उससे भी आपको 400 कैलोरीज मिल दालें जाएंगी। ले रफली सकते हैं? एस्टिमेट, यस, ले सकते हैं। Okay. दाल चावल भी ले सकते हैं और रोटी के साथ भी दाल ले सकते हैं। ठीक है। और फिर अब आपने कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया 160 की, तो अब आपके पास स्नैक के लिए मार्जिन है 150 कैलोरीज का। ठीक है, अब उसमें क्या होगा? अब 60 कैलोरीज आपको 1 हाफ कप फ्रूट से मिल जाएंगी, 60 कैलोरीज वहाँ से मिल जाएंगी। आप नट्स ऐड कर दें,
6 आलमंड्स ऐड कर दें तो 160 टोटल हो जाएगा, ठीक है। फ्रूट्स और नट्स रात मिला के। और एक टाइम पे जो सेकंड स्नैक होगा उसमें आप 1 कप मिल्क पी लें या 1 कप योगर्ट ले लें, उससे आपको 160 कैलोरीज मिल जाएंगी। तो ये आपका पूरा दिन फिर बैलेंस हो गया। तो रात के खाने में हमने ऐसे कोई फिश या फिर चिकन या ले टिक्का, सकते ये फिर उसमें टोटल कितना कैलोरीज हो जाएगा डिनर के साथ? अगर आप 3 आउंस लेंगे फ़िश या फिर चिकन लाइक 100 ग्राम्स, तो उसमें आपको 60 कैलोरीज 75 कैलोरीज मिल रही होंगी। और उसमें ऐड ऑन करेंगे हम कितने ऑयल में बनाया है, तो 135 कैलोरीज आपको ऑयल से मिल जाएगा, 1 टेबल स्पून ऑयल, ठीक अच्छा। है। साथ में आपने रोटी ऐड की तो वो भी आपको 300 to 400 कैलोरीज। अब अगर कोई बंदा जिम भी कर रहा है साथ में, सपोज एक्सरसाइज भी कर रहा है, अब वो अपनी कैलोरीज कितनी बर्न कर रहा है जब वो एक्सरसाइज कर रहा है, ये बताइएगा। एक्सरसाइज डिफरेंट एक्सरसाइजेज डिफरेंट कैलोरीज बर्न करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप Suppose कौन सी treadmill। कर रहे हैं। ट्रेडमिल कर रहे हैं तो ये आपकी एरोबिक्स में आती है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न होता है। तो अगर आप आधे घंटे की कैलोरीज बर्न सपोज 20 मिनट्स की उसने जो है ना आराम से ट्रेडमिल कर लिया, 20 मिनट्स की कर दिया तो जिसमें इंक्लाइन भी गया है, नॉर्मल हुआ है, सब कुछ अराउंड 100 कैलोरीज आपकी बर्न होंगी। 100 हो जाती है, हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपका हार्ट रेट कितना इंक्रीज हुआ है 20 मिनट में, ठीक है ना? ऐसे ही है। और ठीक इसको है। फिर आप इंक्रीज करते रहे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, और अगर कोई बंदा नॉर्मल ऐसी बस चल फिर करता है, अपने स्टेप्स काउंट करता है, तो वो स्टेप्स भी काउंट करते हैं तो अच्छा आपका हो जाता है, अराउंड 200 आप कर लेते लोग हैं। घर में चल फिर के भी स्टेप काउंट कर रहे हो, तो वो काउंट होता है? हाँ वो होता है, जो वॉच के थ्रू जी, काउंट जी, कर रहे जी, होते जी, हैं। यस, वो लेकिन वो एक्सरसाइज में नहीं आता, वो फिजिकल एक्टिविटी में आता है। मगर वो कैलोरीज काउंट करता है, कम कैलोरीज होती है कम उससे? हो रही होती है, यस, लेकिन एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज कम कैलोरीज अच्छा। बर्न हो रही होती हैं। और फिजिकल एक्टिविटी इज़ डिफरेंट और एक्सरसाइज इज़ डिफरेंट। ये एम्प्टी कैलोरीज क्या होती हैं, इसके बारे में बताएं। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब कि आपको उस फूड से सिर्फ कैलोरीज मिल रही हैं, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। हमारे फूड जो होते हैं, हमारा मील होता है, उसमें हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे होते हैं, जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, सोडियम, विटामिन B12, विटामिन C। अगर आपको किसी फूड से ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर टेकिंग एम्प्टी कैलोरीज, जिसमें सिर्फ आपको कार्ब्स, प्रोटीन या फैट्स, ये 3 चीज़ें मिल रही हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो हमारी बॉडी को नरिश भी होना है, हमारी बॉडी को नरिश करना है, हमने न्यूट्रिएंट्स के साथ स्किन ग्लो करवानी है, हेयर अच्छा करवाना है, तो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमें सिर्फ कैलोरीज नहीं लेनी। आपको लगता है जो हेयर फॉल की सिचुएशन इतनी ज़्यादा लोगों में फैली हुई है, हर एक के बाल इतने बुरी तरीके से गिर रहे हैं, तो गंजपन सबको ऐसे ट्रेंड निकल रही है, तो मुझे बताया क्या ये कैलोरीज की वजह से भी है कि लोगों की कैलोरीज जो है वो कम हो जाती है, डाइटिंग करते हैं तो बहुत बुरी तरीके से हाँ। पाका करना शुरू कर देते ऐसे हैं, ही है, जो होता है। अच्छी आपने- हेल्दी फूड डाइट है वो आपकी जिस्म को न्यूट्रिशंस आप जो जैसे आप लोग बता रहे हो तो वो नहीं मिलते न्यूट्रिएंट्स, तो बॉडी में वो चीज़ें कमी हो जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, कैलोरीज कम हो जाती हैं, फिर हेयर फॉल होता है क्या? होता है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कह रहे होते हैं हमने वाटर फास्टिंग की, हमने क्रैश डाइट की, हमने कीटो डाइट की, मैंने रोटी छोड़ दी और उसके बाद मेरा हेयर फॉल शुरू हो गया, एक्नी शुरू हो गई, हार्मोन्स ख़राब हो गए, क्योंकि आपकी डाइट में प्रोटीन आप कम ले रहे होते हैं, डर डर के खा रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आपको मिल नहीं रहे होते हैं, सारा दिन भूखा रह रहे होते हैं, तो हेयर फॉल डेफिशिएंसीज आपकी बॉडी में आती हैं लाजमी तौर पे। तो आपको इसीलिए तो बैलेंस डाइट की तरफ लेकर जाते हैं ताकि हेल्दी फैट लॉस हो। हमने वेट लॉस करवाना है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ना कि सिर्फ वेट लॉस करवाना है कि भाई जिस तरह से मर्जी कर लो बस वेट लूज़ होना चाहिए। बेशक हमारी हालत ख़राब हो जाए, हमारी सेहत ख़राब हो जाए, हमारी एजिंग शुरू हो जाए, तो इस वजह से आपको वेट लॉस करवाना है लेकिन अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो ना कि अपनी कैलोरीज हेल्थ की को मिकदार को बिगाड़ने काउंट करने के लिए मुंतहा क्या सही तरीका होता है कि हमने इसका ट्रैक करना है, हमने इसका ट्रैक रखना है? इट्स वन इज ऑफ द विद द वॉच, राइट? उसके अलावा कैलोरीज के मिकदार को ट्रैक करने का क्या तरीका है? ऑब्वियसली अब एक आम इंसान इतना अच्छे से ट्रैक नहीं कर सकता है, डाइटिशियन ही उसको ज़्यादा हेल्प कर सकती है कि किस में कितनी कैलोरीज है, क्योंकि हमें पता होता है कि एक्यूरेट क्या है, क्योंकि इंटरनेट पे तो आपको डिफरेंट रीडिंग्स मिल रही होती हैं। तो अगर खुद से इंसान ने ट्रैक करना है तो एक रफली गूगल पे आपको मिल जाती है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इस फूड में कितनी कैलोरीज है, बट स्टिल एक प्रोफेशनल को ज़्यादा सही से पता होता है, तो आपको हमेशा कंसल्ट ही करना चाहिए इस मामले में। कैलोरीज के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए ये जो सॉल्टी फूड होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं? सॉल्टी फूड्स Yeah. ये बेसिकली हाई सोडियम, सॉल्ट में या सोडियम होता है। जब आप हाई सोडियम फूड्स लेते हैं वो बॉडी में वाटर रिटेंशन करवाता है। वाटर रिटेंशन होती है तो आपकी बॉडी में पानी स्टोर होता है, तो पानी का भी वेट होता है स्केल पे, तो जब फिर वो पानी ज़्यादा होता है तो आप डर जाते हैं कि ओ माय गॉड ये तो मेरा फैट गेन हो गया, वेट गेन हो गया, बट एक्चुअली में वो वाटर रिटेंशन हो रही होती है इस वजह से। और फिर लॉन्ग टर्म अगर आप सॉल्ट इनटेक अपना बढ़ाते जाओ, सोडियम आपकी बॉडी में भरता जाएगा,
तो ब्लड प्रेशर के मसले भी आएंगे, खून की जो नालियाँ हैं वो तंग होने लग जाती हैं, तो आपका ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है, उसे मुश्किल होती है गुजरने में, तो ये मसले फिर आते हैं। इसलिए हेल्दी फूड आपने कम सॉल्ट में ही बनाना होता है, ताकि सोडियम जितना बॉडी का रिक्वायर्ड है, लाइक 2500 mg सोडियम आपको एक दिन में चाहिए होता है, विच इज़ 1 टीस्पून सॉल्ट। पूरे दिन में आपने इसको डिवाइड करना है अपने मील्स में खाना बनाते हुए, कि एक पर्सन को 1 टीस्पून सॉल्ट ही मिले, उससे ज़्यादा नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं यही कहूँगी, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। ये जो सॉल्टी फूड है इससे तो ख़ास तौर पे बचिए, तो चलता फिरता स्लो पॉइजन आपकी बॉडी के लिए है। मैं तो आपको एक बड़ी आसान सी भी एक टिप देती हूँ, अगर आपको वेट लूज़ करना है, नमक छोड़ के देखिए। लोग चीनी की बात करते हैं, मैं कहती हूँ नमक छोड़ के देखिए, ऐसे वेट भागेगा जैसे बिल्कुल इथियोपिया के कमज़ोर इंसान लगे। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, हमारे साथ ज़बरदस्त डॉक्टर मौजूद हैं, सलीम कैसर साहब, और वो आज हमें ये बताएंगे कि हमने अगर अपने घर पे जानवर रखना है या जानवर ख़रीदना है, जानवर पालना है, तो उसकी क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, उसका क्या ख्याल होना चाहिए, जानवर के लिए भी और हमारे लिए भी क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए। अच्छा, एक तो पहले मैं इससे पहले कि अपने मेहमान से यहाँ पे आपको मुतारिफ़ करवाऊँ, एक बात छोटी सी ज़रूर शुरू में कहना चाहूँगी कि देखें, जैसे हम दिल रखते हैं, हमें तकलीफ़ होती है, हम अगर हमें कोई मारे हमें हर्ट होगा, अगर हमें कोई पत्थर खींच के मारे तो हमें लगेगा, उसी तरह अगर हम किसी जानवर को करेंगे तो जानवर को भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी महसूस करता है, उसको भी एक चोट लगती है। तो ये प्लीज़, बेज़ुबान जानवर होते हैं, आप उनको तकलीफ़ ना दिया कीजिए। हम अपने घर के बच्चों को भी अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग दें, और स्कूल्स में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, जहाँ पे स्कूल्स में बच्चों को ये ख़ास तौर पे बताया जाए, सब्जेक्ट्स के ज़रिए, किसी वीडियोस के ज़रिए, प्रोजेक्टर पे दिखा के, जिसमें हम उनको ये समझाएं कि जो जानवर है गली मोहल्ले के, जो कुत्ते, उनको पत्थर मारना, उनको लकड़ियाँ मारना, किसी गाय भैंस की बैठी हुई उसकी दुम खींच लेना, ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। कोई बकरा, उसके गले में रस्सी बांध के उसको बिल्कुल गला कस के उसका तो खींच के लेके जाना, कानों से पकड़ के खींचना, खरगोशों को कानों से ऐसे उठा के लहराना, बिल्ली को तकलीफ़ देना, बिल्ली के पीछे भागना, बिल्ली को दबोचना, ये सब मज़े जो चस्के जो है ना आपके, ये गलत हरकत है। कितने ऐसे हादसे सुनने को आते हैं कि ऊँट की टांग जो है वो काट दी बेचारे को, उसको चोट लग गई, लंगड़ा हो गया। ये क्यों हम इंसान हो के ऐसी हरकतें करें? जब हमें अपनी तकलीफ़, अपनी चीज़ों का इतना ख्याल होता है, तो क्या हम बेजान, वो बिल्कुल जो जिसकी ज़ुबान ही नहीं है, उसको आप बोल सकते हैं, उसको आप तकलीफ़ दे सकते हैं? ख्याल रखा कीजिए। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो यूएस में प्रोफेसर भी हैं, और आज हमारे साथ मधु हैं, सलीम कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ का। सर, प्लीज़ बताइएगा कि जो हम जानवर ख़रीदने जाते हैं, अपनी पसंद का कोई पेट लेते हैं, और हमें दिल होता है कि हम इसको अपने घर में अपनी फैमिली मेम्बर बनाएं, इसको हिस्सा बनाएं, तो पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें? घर में ऐसा क्या सिस्टम पहले से करना चाहिए कि जब वो आए तो वो इंतज़ार ना करें, कुछ ना करें? जैसे कोई मेहमान आया है तो उसका ड्राइंग रूम रेडी, उसका एसी कूलिंग करना, लाउंज ड्राइंग रूम में सोफ़ा होना, अच्छी खुशबू आना, उसके लिए चाय पानी का इंतज़ाम होना, सब पहले से करते हैं। उसी तरह जब कोई जानवर लेकर आते हैं तो उसके लिए पहले घर में क्या इंतज़ाम करना है, फिर जाके जानवर लाना है? यस मैडम, सबसे पहले तो जब भी अपने कोई एनिमल अगर आपको गिफ्ट मिलता है या आप मार्केट से परचेज़ करते हैं, जी सर, तो सबसे पहले तो आपको घर में उसकी एक प्रॉपर हाउसिंग होनी चाहिए। आप मेंटली प्रिपेयर हों कि आप अपने घर में कोई पेट डॉग या फिर कोई किटन लेके आ रहे हैं, उसके लिए आप उसकी प्रॉपर हाउसिंग होनी चाहिए। उसके बाद उसके खाने पीने का प्रॉपर बंदोबस्त होना चाहिए, राइट, कि उसके बर्तन साफ़ होने चाहिए, उसको अच्छा डॉग फूड दें, या घर में भी अगर आप कोई होम मेड देना चाहते हैं उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हों। फिर जब आप घर में एक एनिमल ले आते हैं तो फिर उसके बाद सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप उसमें वो है उसकी वैक्सीनेशन, कि सबसे पहले आप उसकी वैक्सीनेशन कराएं ताकि वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हो। अच्छा। उसमें आपकी भी सेफ्टी है। घर के अंदर लाने से पहले भले हमने ख़रीदा और हमें जिनसे हमने ख़रीदा है, जिस दुकान से है, जिनके घर से लाए, उन्होंने कहा वैक्सीनेशन हुई हुई है, तब भी करना ज़रूरी है? इवन देन आपको वैक्सीनेशन करवानी बहुत ज़रूरी है, ताकि एक तो वो आपके सामने हो जाए और आप मुकम्मल मेंटली सेटिस्फाइड हों कि आपका एनिमल वैक्सीनेटेड है। सर, ये जानवरों को ही लगेगी वैक्सीनेशन, या जो लोग ख़रीद रहे हैं, जो पाल रहे हैं, उनको भी सारे घर वालों को वैक्सीनेशन होनी है? ह्यूमंस में नहीं होती, सिर्फ एनिमल्स को अगर आप प्रॉपर कर लें तो खुदा न खास्ता कभी उसकी बाइट हो जाए तो उसमें फिर आपकी कंपैरेटिवली सेफ्टी होती है। अगर आपका किटन या फिर आपका पप प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है तो फिर उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है।
डॉग्स में या पप्स में सबसे पहले आप एट द एज ऑफ 6 वीक यानी 1.5 महीने में आप उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट करते हैं, उसकी डिवर्मिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं पेट के अंदर कीड़े होते हैं उनके लिए पहले आप डिवर्मिंग करेंगे, फिर उसके 1 हफ्ते के बाद आप उसकी वैक्सीनेशन करेंगे, राइट। और 21 डेज़ के बाद यानी 3 वीक्स के बाद उसका बूस्टर शॉट लगेगा ताकि वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हो। इनकी अपनी 6 डिजीज़ होती हैं जिसमें K9 पार्वो, डिस्टेम्पर, हेपाटाइटिस, पैरा इन्फ्लुएंजा, लेप्टोस्पाइरोसिस और रेबीज़। रेबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ह्यूमन रिलेटेड भी है कि खुदा न खास्ता किटन या डॉग या जो पप है आपको हल्का सा बाइट कर लेता है तो उसमें फिर ह्यूमंस में रेबीज़ का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि एटलीस्ट रेबीज़ के अगेंस्ट उसकी वैक्सीनेशन ज़रूर हो। अच्छा, अब वो जो बिल्ली के जो बाल होते हैं है ना, या फिर जो कुत्ते के भी कोई हेयर ही होते हैं, तो अगर फर वर होते हैं, बाल होते हैं, तो उससे भी लोगों को काफ़ी एलर्जी हो जाती है। उसके लिए क्या प्रिकॉशंस आप बताते हैं? नहीं, उसमें तो मैडम यही है कि आप प्रॉपरली वंस इन अ वीक उसको बेदिंग करें, प्रॉपर उसको वॉश करें, नहलाएं अच्छे डॉग और कैट शैम्पू के साथ, और उसकी डेली ब्रशिंग करें। अच्छा, ब्रशिंग तो ब्रशिंग करें। अच्छा। ताकि उससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो जो डेड हेयर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, दूसरा उसकी स्किन में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है और उससे उसके जो बाल हैं वो जो उसके हेयर हैं ऊपर जो शाइनिंग कोट होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो फिर गिरते नहीं ज़्यादा? हाँ जी, फिर ज़्यादा गिरते नहीं? नहीं, फिर ज़्यादा गिरेंगे नहीं, राइट। उसकी प्रॉपर वॉशिंग बेदिंग करें, उसका ख्याल रखें, क्लीन और नीट एनवायरनमेंट दें, तो उसमें फिर बालों का इशू नहीं। बाकी जो लोग आप बता रहे हैं कि एलर्जी का इशू है, एलर्जी जो लोग वैसे किसी चीज़ से एलर्जिक होते हैं उससे तो हो सकता है, लेकिन बालों से या फिर पेट के घर में रखने से कोई ऐसी एलर्जीज नहीं है। ठीक है सर, मुझे बताइएगा कि जैसे जब हम किसी पेट को लेकर आते हैं तो हम इतने ज़्यादा उसके साथ यूज़ टू नहीं होते, हमें शुरू में ना बड़ा घबराहट हो रही होती है, हमें डर भी लग रहा होता है कि कहीं काट तो नहीं लेगा, कहीं ये तो नहीं कर लेगा, तो और फिर वो पॉटी ट्रेनिंग भी उनकी उस वक्त वैसे नहीं हुई होती है, ठीक है। बाकी घर वाले जो है ज़रा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, कोई एक अगर बहुत फ्रेंडली हो भी रहा होता है तो बाकी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, क्योंकि शुरू में यही सिस्टम्स होते हैं लोगों के साथ। तो वो जो पॉटी ट्रेन होता भी है तो जहाँ पे वो रह रहा होता है तो उस जगह पे तो होता है, मगर नई जगह पे आके उसका सिस्टम उसको खुद समझ नहीं आता कि किधर जाके करना है, क्या करना है। तो उस सिचुएशन में हम उसको कैसे अपने घर में ट्रेन कर सकते हैं, चाहे कुत्ता हो या बिल्ली हो, कैसे हम फेमिलियर कर सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेनिंग हो, यहाँ पे वो हो? ये भी बिल्कुल ह्यूमन जैसा ही है। अगर कोई ह्यूमन भी एक घर से दूसरे घर में जाता है तो उसको भी एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगता है। कोई भी एनिमल जब एक घर से दूसरे घर में या किसी भी जगह से जाएगा तो उसको एक्लेमेटाइज होने में एटलीस्ट 7 to 10 डेज़ ज़रूर लग जाते हैं। उसमें फिर ये होता है कि उसने आपके मिजाज के मुताबिक, आपके एनवायरनमेंट के मुताबिक आप उसको खाना वाना खिला के आफ्टर 15 to 20 मिनट्स उसको वॉक के लिए ले जाएं। उसको आपको प्रॉपर ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर पॉटी पिशी के लिए और अपनी ये ग्रूमिंग के लिए वो प्रॉपर ये ट्रेंड हो जाए, फिर वो हर चीज़ अपनी रूटीन में करेगा। कैट में थोड़ा सा बताइएगा ना, जैसे जर्मन शेफर्ड हो गए, ठीक है, इन लोगों को हम लेकर आएँ तो किस तरीके से हमने इनकी फिर टाइमिंग होती, मगर ये ब्रेक के बाद हम मुझे डिटेल में बता देंगे। मैं आपके सामने जो है ना पेट्स की कुछ इन लोगों की नस्ल नाम लूँगी जो लोग ज़्यादा रखते हैं, फिर उस हिसाब से आप इनकी टाइमिंग्स बता दीजिएगा कि इनको किस तरीके से लेके जाना है, ये कैसे ट्रेंड होते हैं, तो ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। हम यहाँ पर डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं कि अगर हम घर में जानवर लेकर आते हैं तो उसको किस तरीके से ट्रेनिंग दें, स्पेशली पॉटी ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, और किस किस नस्ल को किस किस तरीके की ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो थोड़ा सा गाइड करते हैं आपको डॉक्टर साहब से पूछ के। जर्मन शेफर्ड अगर है तो उसको किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है हमने और किस टाइमिंग पर देनी है, प्लीज़ बता दें। मैडम, हमारे जो मुल्क में सबसे ज़्यादा डॉग्स जो लोग घरों में रखते हैं उनमें जर्मन शेफर्ड हैं, लैब्राडोर हैं, रॉटवाइलर हैं, हस्कीज़ हैं, जो इवन आपने भी रखे थे, आपको भी उसका उनका एक्सपीरियंस है। तो ये जब भी आप इनको अपने घर में लेके आते हैं तो एटलीस्ट आपने उनको पपीज़ को 3 टाइम्स आपने मील देना होता है खाना, और जो एडल्ट डॉग्स होते हैं उनको आपने 2 टाइम्स देना होता है, सुबह और शाम को। जैसे ही आपने उनको खाना दे दिया तो उसके 15 to 20 मिनट्स के बाद आप उनको वॉक के लिए ले जाएँ, तो वो फिर उससे यूज़ टू हो जाते हैं, उन्हें पता है कि अब हम वॉक कर रहे हैं तो अब हमने स्टूल पास करना है, राइट। और उससे पहले आपने अपनी डिस्कशन में एक बात की थी कि बच्चों को हमने कैसे बताना है या लोगों को अवेयरनेस कैसे देनी है पेट्स की। उसमें ये होता है कि आप देखें, एक ज़माने में मुझे भी याद है 10-15 साल पहले मैं भी कुछ स्कूल्स में जाता रहा हूँ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसमें होता है कि स्कूल्स में भी पेट शोज़ होते थे
जिसमें वो छोटे बच्चों को, प्राइमरी के और मिडिल के बच्चों को कहते थे कि आपने अपने घरों में जो भी एनिमल्स रखे हैं, बर्ड्स हैं, कैट्स हैं, छोटे पप्स हैं, तो वो स्कूल्स में लेके आते थे। उससे बच्चों में बड़ी अवेयरनेस हो गई। आज भी होता है, आज फिलहाल भी मेरी बेटी भी लेके जाती है, फैशन शो होता है लेकिन पूरा। अब ज़रा कम हो गए। लेकिन एक ज़माने में ये बहुत ट्रेंड था, तो बच्चों बहुत शौक़ से ये सारा काम करते थे और उनमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी भी है, लेकिन अब टाइम लगेगा लोगों को फिर इसमें एक्लेमेटाइज होने में। अच्छा, और इसके बारे में बता दें, ये जो रोटवाइलर होते हैं इनको किस तरीके से ट्रेन करना होता है हमें? इनकी ट्रेनिंग कोई इतनी आसान नहीं है। रॉटवाइलर्स हो गए, रॉटवाइलर ज़रा थोड़ी सी फ्रोशियस और एग्रेसिव ब्रीड है। लैब्राडोर और जर्मन शेपर्ड ये बहुत डोसाइल हैं और घरों में रखने के लिए आप एज ए पेट इनको बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। सर हस्की तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि हस्की तो 2 हस्की जोड़ी में लेकर आई थी। गर्मी लाहौर में आपको पता है बहुत होती है। आय हाय, मुझे ही पता है फिर हमारे साथ हुआ क्या, क्योंकि मुझे लगता है ठंडी इलाकों के हस्की जो है ना, इनको ये साइबेरियन हस्कीज बोलते हैं। जी जी जी, तो उनको नहीं लाना चाहिए था लाहौर में मुझे। नहीं, लेकिन जो अब हमारे पास ब्रीड अब हमारे पास आ गई है ना, जो ब्रीड लोकल ब्रेड जो एनिमल्स हैं वो हमारे साथ अब यूज टू है। अच्छा। जो फर्स्ट टाइम जो इंपोर्ट हुए थे उनके लिए इश्यूज बने थे, लोगों ने एयर कंडीशनर्स और एयर कूलर्स लगाए थे। लेकिन अब जो हमारे पास लोकल ब्रेड एनिमल्स आ गए हैं वो एक्लेमेटाइज हैं, उनमें इतना इशू नहीं होता। अच्छा। वो इतनी गर्मी और ये सब कुछ टॉलरेट कर लेते हैं। अच्छा, तो ये बाकी जितने भी हैं, ये बाकी जो आप बता रहे थे लैब्राडोग और ये सारे जितने भी हैं, इनके लिए भी घर में पंखे का इंतज़ाम और कोई कूलर का, कोई चिलर का, कोई एसी का ये गर्मियों में रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मी है अभी। जी मैडम। आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मौसम आना था वो आया ही नहीं अभी तक। किस मौसम में बैठे हुए, आम भी लेट आए थे आपके सामने, अभी तक चौसा सही से नहीं मिल रहा मार्केट में। तो बताइए फिर इस हालत में क्या करें, क्या चीज़ें रखनी पड़ेंगी हमें डॉग्स वगैरह के लिए? जी बिल्कुल, पंखे से तो आजकल गुजारा नहीं होता। आपने देखा कि पंखे की आवाज़ सर्कुलेट करेगी तो वो वही 40, 38, 39 जो टेम्परेचर है उसी को सर्कुलेट गर्म करेगी। हवा भी दे रही है, जाहिर सी बात है, क्योंकि या वो सर्कुलेट गर्म ही हवा आपकी बात मिलेगी। सही है, इसके लिए हाँ। एटलीस्ट उनके लिए एयर कूलर तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। नहीं तो एयर कंडीशनर हो जाए तो वो तो बहुत अच्छा है। उसमें फिर एनिमल्स बीमार कम होते हैं, डिहाइड्रेशन नहीं होती और वो बड़े सुकून में रहते हैं। सर तो इसका मतलब है कुत्ते पालने का शौक जो है वो छोड़ ही दें, क्योंकि बिजली का बिल तो इतना आना है। फिर अब हमसे अपने कमरे का एसी 1 घंटे के लिए चलाया जाता है, तो फिर बाकी एसी कैसे चलाएंगे? नहीं, उसको अपने पास रख लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये कि जो आपको ये जो सूदिंग इफेक्ट देते हैं, जो आपको सेटिस्फेक्शन देता है एनिमल, वो तो बिजली के बिल से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पालतू जानवर के अंदर एक कीड़ा आ जाता है, मुख्तलिफ किस्म के भी कीड़े आ जाते हैं, उन कीड़ों से हम अपने पालतू जानवर को कैसे बचा सकते हैं? या मैडम, उनको बोलते हैं टिक इन्फेस्टेशन हो जाती है। उसमें पहले उनके छोटे छोटे टिक्स के पहले उनके लार्वे आते हैं, फिर उनके बड़े टिक्स हो जाते हैं। तो उसमें यही कि आप उनको प्रॉपरली, जो हाउसिंग है उनकी, वहाँ पे प्रॉपरली आप फिनाइल से स्प्रे करें। और इनके लिए एक स्प्रे आता है फ्रंट लाइन के नाम से, मैरियल कंपनी का फ्रंट लाइन स्प्रे आता है, बहुत अच्छा। वो कोशिश किया करें कि सीज़न शुरू होने से पहले मार्च में इसको अगर आप एक दफ़ा फ्रंट लाइन स्प्रे कर देंगे तो पूरे का पूरा सीज़न आपका बड़ा अच्छा गुजर कितने का जाएगा। कोई आ जाता है स्प्रे? क्या कितने का कोई स्प्रे आ जाता है? कोई महंगा होता है? ये अब थोड़ा सा महंगा हो गया। महंगा हो गया, महंगा अच्छा, हो गया हाँ। चूँकि इम्पोर्टेड है और ये इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। ये अब आपको तकरीबन 4000 का एक पूरे डॉग के लिए आपको कॉस्ट करता है। अच्छा तो सर, वो हमें ये कैसे पता चलेगा अगर कभी कोई कुत्ता या बिल्ली बीमार है, बुखार है, उससे भी कुछ खांसी ऐसी कोई हरकतें भी करते हैं, आपको पता है, तो क्या हमें कैसे पता चलेगा कि ये भी किसी एलर्जी का शिकार है? क्योंकि ये जो चीज़ें हमें होती हैं तो उनको भी होती हैं, तो क्या हमें कैसे सबसे इसका पहले तो अंदाज़ा वो डल हो जाएंगे, एक जगह पे बैठ जाएंगे, उनमें एक्टिविटी कम हो जाएगी और खाना वाना छोड़ देंगे बिल्कुल। अच्छा, खाना छोड़ेंगे? खाना छोड़ देंगे। सबसे बड़ी एक लेमैन के लिए जो एक इंडिकेशन है कि वो खाना बिल्कुल छोड़ देता है। इनको थर्मामीटर से तो टेस्ट नहीं कर सकते नहीं, ना? थर्मामीटर से कम अच्छा? करते हैं। हाँ, या थर्मामीटर से इनका पर रेक्टम उसको बोलते हैं, इंट्रा रेक्टल हम इनका टेम्परेचर लेते हैं। इनका नॉर्मल टेम्परेचर 101 है, राइट। तो फिर उसके बाद फिर देखते हैं कि आजकल की जितनी गर्मी में हमारे पास जो केसेस आए हैं क्लिनिक्स के ऊपर, वो 107 और 108 तक एक्सीड कर गया था टेम्परेचर, कि अगर आपने उनको कोई चीज़ नहीं लगा के दी, एयर कूलर या एयर कंडीशनर, तो इतने ज़्यादा वो क्लोज मौसम के अंदर वो फिर 107 और 108 पे भी गए थे। जैसे ह्यूमंस में हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो इसी तरह से इनके साथ भी ये सारे इश्यूज़ हैं। अच्छा, क्या पालतू जानवर से घर के छोटे बच्चों में कोई बीमारियां पैदा हो जाती हैं? नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वगैरह नो, सुनने में आता है अगर कि वो कोई प्रोन बिल्ली से नहीं है, इनको वो कोई बच्चा, प्रॉब्लम हो गई अगर उस बच्चों। बच्चे की कोई इम्यूनिटी कम नहीं है तो इससे कोई ऐसा इशू नहीं होता। अगर आप अपने पेट को प्रॉपर वॉशिंग बेदिंग करते हैं वंस इन अ वीक एटलीस्ट,
तो वो कोई भी आपको हार्म नहीं पहुंचाते। साथ में अगर ये कूलर वगैरह ज़्यादा लगाते हैं हम इनके ऊपर, तो इससे कोई उनको ठंड लगने का या फिर अजीब बेमौसमी कोई तबीयत तो नहीं हो जाएगी? नहीं, ऐसा जैसे नहीं हमें भी सर्द गम हो जाता है, हम एसी से निकलते हैं बाहर, गर्मी बड़ी हीट, अंदर आए एकदम से फिर एसी, तो ये जो मिक्स हम भी आना जाना करते हैं, हमें सर्द गर्म इनको तो नहीं होता? नहीं, इनको ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो है ही, देखिए लैब्राडोर वो जो है वो तो वैसे ठंडे मौसम को पसंद करता है, और ये जो जर्मन शेपर्ड है इसके भी बाल इतने ज़्यादा होते हैं, इनको ऐसे इश्यूज़ नहीं होते। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया है। अपने घर में अपने पालतू जानवरों का ख़ास ख्याल कीजिए, और जो पालतू जानवर आप लेकर आ रहे हैं उसका ख़ास इंतखाब करें, उसको गूगल करें, उसके बारे में सर्च करें, उसकी अच्छी इन्फॉर्मेशन सब कुछ हासिल करने के बाद अपने घर वालों के साथ बैठें और बताएं कि आपके जो है ना घर में एक नया फैमिली मेम्बर आने लगा है, हमने उसके साथ बहुत फ्रेंडली रहना है, उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना है, उसके साथ दोस्ती करनी है और उसके साथ प्यार करना है। और कितनी बड़ी बात है, वैसे आज के ज़माने में हम इंसान से प्यार नहीं करते, और मैं आपको यहाँ पे कुत्ते बिल्लियों से प्यार करना सिखा रही हूँ। चले करके देखें, क्या पता आपके अंदर की भी इंसानियत जाग जाए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। ताहिरा कवर डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं हमारे सेट पे, हम इनसे बात करेंगे आज परमानेंट मेकअप के ऊपर। नाज़रीन, लोग बहुत ज़्यादा परमानेंट मेकअप की तरफ जा रहे हैं। पहले तो बोटॉक्स फिलर्स की ज़माना था, सारे इसको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, पहले समझ नहीं आ रही थी, आधे लोग इसके हक़ में थे, आधे लोग कहते थे कि नहीं ये बकवास चीज़ है। और उसके अलावा फिर ये चीज़ें शुरू हो गई, हाइफो, PRP, माइक्रोनीडिंग, फिर पता नहीं क्या क्या प्रोसीजर, लिफ्टिंग, टाइटनिंग, थ्रेड लिफ्ट, ये सारी चीज़ें, फोटो फेशियल्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लोग रिसर्च करते रहे, अपने काम दिखाते रहे। तो जितने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो स्किन से रिलेटेड बहुत चीज़ों को जानते गए और बहुत चीज़ों को ठीक करते गए, चाहे वो मशीनरीज़ के ज़रिए, चाहे इंजेक्शंस के ज़रिए, या फिर अपनी दवाइयाँ और मेडिसिन के ज़रिए। अब ये परमानेंट मेकअप है, इसका बड़ा धूम चल रहा है। लोग क्या करते हैं, लिप्स के ऊपर जो है ना फिलर कराते हैं, और फिलर कराने के बाद उसके ऊपर कराते हैं परमानेंट लिप शेड्स, लाइक पिंक की टोन में, ब्राउन्स की टोन में, या फिर हल्का सा रेडिश टोन में, या फिर जैसे टेंट आप लगाते हैं वैसा एक शेड आता है वैसे। तो ये भी आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में। दूसरा माइक्रोब्लेडिंग होती है, जिसमें आईब्रोज बन जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेशेंट होते हैं जिनकी आईब्रोज नहीं होती, उनके लिए तो बड़ी काम की चीज़ है। जिनके बहुत कम या अनशेप्ड वाल हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ है, मगर ये क्या ज़रूरी है, इसके क्या नुकसानात हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे हम यहाँ पर ताहिरा से। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सबसे पहले तो ये बताइए कि मुस्तकिल मेकअप क्या चीज़ है? मुस्तकिल मेकअप बेसिकली एक तरह से कह लें कि मेकअप की टाइप है, जिसको अब मेडिकली आप जो है वो ले सकते हैं। वैसे तो जो हम मेकअप करते हैं वो 12 to 24 आवर्स मैक्सिमम लास्टिंग टाइम पीरियड है। तो जदीद टेक्नोलॉजी में, एडवांस टेक्नोलॉजी में, जैसे हर चीज़ में जो है वो टेक्निक्स आती गई उस चीज़ को जो है लॉन्गर लास्टिंग किसी भी चीज़ को वो करने के लिए। तो इसमें भी जो ये एक टेक्निक जो है वो की गई, उसमें परमानेंट मेकअप से रिलेटेड है। सारे वो लोग जो बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हैं, या ऐसी हमारी कीमोज़ होती हैं, ऐसी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल जो है वो ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं जिसमें आपके बाल हैं, आपके आईब्रोज़ हैं, लैशेज़ हैं, या आपकी स्किन काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है। तो उसको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं, वो फिर हम परमानेंट मेकअप की तरफ जाते हैं। फिर उसी चीज़ों को देखते हुए फिर ये कुछ चीज़ें जो है वो लाई गई कि आप ये वाले प्रोसीजर्स लें, ये ट्रीटमेंट्स लें, तो इससे आपकी जो है आप मेकअप में जो है वो कुछ टाइम आपका जो है ये लास्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं, जो लिप के शेड को चेंज किया जाता है, लिप के कलर को पिंक या टिंट वाला शेड दिया जाता है, तो ये होता माइक्रोनीडिंग से या नहीं? जो आईब्रो के लिए माइक्रोनीडिंग इस्तेमाल होती है, इज दैट द सेम प्रोसेस? अच्छा, परमानेंट मेकअप में जो है ना, जो अभी तक बहुत ज़्यादा इन है, उसमें 3 से 4 प्रोसीजर्स ऐसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोब्लेडिंग है, जिसको हम आईब्रोज कहते हैं, सेमी परमानेंट आईब्रोज, ठीक है। माइक्रोब्लेडिंग ये परमानेंट नहीं होता? नो, सेमी परमानेंट लोगों का कंसेप्ट है कि एक दफ़ा करवा लिया तो ये सालों साल चलेंगे, ऐसा नहीं है। सिटिंग्स है, यस, इसके सेशंस होते हैं, कुछ टाइम के बाद ये फेड हो जाता है। फेड हो जाता है, तो उसका मैं देखा निकलवा भी रहे होते हैं, बड़े अजाब में आ जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि फेड हो जाते हैं इसलिए निकलवा रहे होते हैं? नहीं, शेप आपको पसंद नहीं आती। अब जैसे आपको पता है कि मेकअप में भी, इवन ड्रेसेस में भी ट्रेंडिंग आपकी चेंज होती रहती है। आईब्रो, कभी आपकी जो है वो आर्ट शेप में होती है, कभी आपकी पॉइंटेड में होती है, कभी आपको बिल्कुल स्ट्रेट में चाहिए होती है। तो फिर इसकी वजह से वो लेज़र से फिर उसको रिमूव करवाते हैं, दोबारा रीशेप करवा लेते हैं। ठीक है, तो लेज़र से कितनी सिटिंग में ये रिमूव हो जाता है? अगर आईब्रो की डिपेंड करता है आप कौन सा लेज़र यूज़ कर रहे हैं।
कौन सा लेज़र यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से लेज़र से हो जाता है? पिको नॉर्मली से हो जाता है? सॉरी, पिको लेज़र से होता है? पिको लेज़र जो है वो वैसे तो पिगमेंटेशन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक पिगमेंट है तो इसको आप किसी भी उसमें जो है वो लेज़र से, जैसे उसमें वो करते हैं फ्रॉस्टिंग वगैरह करके, या इवन कुछ की बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो वो पीलिंग सोल्यूशन से भी वो तो चली ये जाती जो है। टैटू वगैरह होती है आईब्रो में, इसका भी लेज़र कौन सा लेज़र होता है जब टैटू रिमूव कराना होता है? इसका अब तो हर लेज़र में जो है कोई इसका स्पेसिफिक ऐसा सच लेज़र नहीं है। हर लेज़र में जो है इसके जो है वो फ्रीक्वेंसी वाले इसकी लेज़र है। फ्रीक्वेंसी होती है, इसके लेंसेज होते हैं प्रॉपर, उसके साथ सेटिंग करके तो आप इसकी जो है वो उसको रिमूव कर सकते तो हैं। ये sections टैटू इसको। आईब्रो में और माइक्रो नीडलिंग आईब्रो में क्या फ़र्क होता है? जो टैटू है वो बेसिकली एक तरह से काइंड ऑफ परमानेंट में चला जाता है, क्योंकि वो डीपर लेयर में आपके जाता है, और जो माइक्रो ब्लेडिंग है वो चूँकि सुपरफिशियली होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आफ्टर सम टाइम वो फेड हो जाता है, उसका कलर जो है वो लाइट हो जाता है। तो वो पेनफुल बहुत ज़्यादा प्रोसीजर कौन सा है, माइक्रो ब्लीडिंग या course, फिर टैटू? टैटू। टैटू और लोग वैसा। ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं माइक्रो ब्लेडिंग या सेमी परमानेंट मेकअप, क्योंकि वो उकता जाते हैं, वो परमानेंट एक चीज़ को शायद उसके लिए लॉन्गर टाइम नहीं साथ लेके चल सकते। अच्छा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हमने देखे हैं कि जो टैटू करवाते थे लेकिन अब उनको चाहिए कि अब हमारे टैटू आप रिमूव करें। ठीक कुछ है। लोग तो दीन की वजह से भी करा लेते हैं कि नमाज कबूल नहीं Yes, होती है, दुआ इस्लामिक कबूल नहीं point हो of रही, view से तो भी वो ये वाली टैटू नहीं चीज़ होती करवाते, है। करवा लेते हैं तो गलती से फिर रिमूव कराने के लिए आते हैं ना। अच्छा, ये जो लैश के ऊपर हम लोग लाइनर लगाते हैं, लाइनर भी परमानेंट आ गया है, तो ये परमानेंट लाइनर के लिए तो बहुत बारीक सी जगह होती है जो हमारे बिल्कुल लैश के साथ, आंट इट्स डेंजरस और इट्स सेफ? डेंजरस है, बड़ा डेलिकेट एक ही प्रोसीजर है। आप इसको पूरी प्रिकॉशंस के साथ और सेफ्टी मेजरमेंट्स को अडॉप्ट करते हुए आप ये प्रोसीजर्स कर सकते हैं। आप किसी भी अनट्रेंड जो है वो उससे आप नहीं करवा सकते, टेक्नीशियन या स्टाफ से नहीं करवा सकते। रीज़न ये है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट है, अगर मैं आपको बताऊं सेमी परमानेंट के, तो वो इतने एडवर्स हो जाते हैं कि फिर वो जो पेशेंट बेचारा अपनी खूबसूरती को जो है वो इन्हेंस करने के लिए हमारे पास आया हुआ होता है, वो फिर इस सारे प्रॉब्लम से गुजर के वो उसको ठीक करने के उसमें चला जाता है। तो आईलाइनर आप देखें कि हमारी आँख बहुत एक नाजुक पार्ट है, इसमें इवन कोई कंकर भी चला जाता है, कुछ भी हो जाता है तो हमारी आंख उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो ये एक टोटली नीडलिंग प्रोसीजर है। इसकी नीडल इतनी शार्प होती है कि आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी फीलिंग कर रहे होते हैं, प्रॉपर इसकी फीलिंग होती है। आपने इसको जो है आईलेट को आपने इसको उठा के उसकी, क्योंकि ये वाली जो हमारी स्किन होती है ये ऑलरेडी बहुत थिन होती है, तो इसके ऊपर प्रॉपर आपने एक लाइनर की जो है वो, और फिर इसमें भी 2 सेशंस होते हैं, 1 सेशन 1 गो प्रोसीजर नहीं होता। एक हम पहले देते हैं, उसमें क्या होता है कि पूरा आपको कंप्लीट प्रोसीजर किया जाता है। उसके बाद स्किन टू स्किन जो है वो वेरी करती है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है। किसी की स्किन पिगमेंट को एब्जॉर्ब कर पाती है, किसी की नहीं कर पाती है, तो इस वजह से फिर हमें सेकेंड उसका टचअप देना पड़ता है। अच्छा, और चीक्स पे जो परमानेंट चीक्स करवाए जाते हैं जैसे पिंक या पीच, हाँ, उसमें फिर डिफरेंट शेड्स आ जाते हैं आपके पास, उसमें आते हैं, लेकिन उसमें भी यही है कि आपको जब भी आप करवाएं सबसे पहले तो आपको अपनी जो है वो स्किन का पता होना चाहिए। जिस कंसल्टेंट के पास, जिस डॉक्टर के पास, जिस एस्थेटिक फिजिशियन के पास जा रहे हैं उसको प्रॉपर आपकी स्किन टोन का पता होना चाहिए। और ये किस चीज़ के ज़रिए होते हैं चीक्स पे जो मेकअप होता है? ये भी नीडलिंग के ज़रिए। परमानेंट बेस भी आ गई है? परमानेंट बेस नहीं है, जैसे आपने नाम सुना होगा बीबी ग्लो। जी, तो बेस नहीं हुई वो? नहीं, वो बेस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, फिर वो हम उसको लगा भी नहीं सकते और चीज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मगर हाँ, ग्लो तो लोग ऐसे ही उसको दिखाते हैं जैसे बिल्कुल बेस वाला लुक होता है, बेस के बाद जो एक ग्लो। एक यहाँ पे मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ना, तो वो हमें एक बिफोर दिखाते हैं और एक आफ्टर दिखा देते हैं, लेकिन जो उसके बीच में सारा प्रोसीजर होता है ना वो कोई नहीं दिखाता। वो नहीं दिखाता, वो देखना, वो समझना बहुत ज़रूरी है। सही। परमानेंट बेस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, लेकिन बीबी ग्लो टिंट्स ऐसे अवेलेबल हैं, जैसे आप लिप्स के ऊपर टिंटिंग करवाते हैं, आप ब्लश ऑन के लिए टिंटिंग करवाते हैं, इसी की तरह आप पूरे फेस के ऊपर भी टिंटिंग करवा सकते हैं। उसके 4 to 6 सेशंस आप लें, आपकी स्किन जैसे आप बीबी क्रीम, सीसी क्रीम्स आप बहुत सारी मार्केट्स में अवेलेबल हैं, ये सेम लुक वैसा ही आपको देगा, फ्रेशनेस रहेगी। आप इवन बेस लगाए वगैरह आप आउटडोर एक्टिविटीज़ अपनी कर सकते हैं, और आप टिंटिंग आपकी हुई है, माइक्रो ब्लेडिंग हुई है, लैशेज़ लगी हुई हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत ज़्यादा किसी मेकअप की ज़रूरत पड़ सकती है। टाइम सेविंग एक प्रोसीजर्स हैं ये।
एक ब्रेक के बाद हम आपसे यही पूछेंगे कि क्या इसके अंदर भी बेस डालती हैं आप, ये किस तरीके से बनती है जो बीबी ग्लो होती है और ये क्या प्रोसीजर होता है। तो एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट ताहिरा मौजूद है और वो बता रही है कि जो बीबी ग्लो होता है वो क्या होता है, क्या इसके अंदर कोई बेस डाली जाती है, बेस से बनती है और कितने टाइम तक हमारे चेहरे पे स्टे कर सकती है और कितनी सही है हमारी स्किन के लिए। अच्छा फिज़ा, इसके लिए सबसे पहले तो है कि जब भी आप बीबी ग्लो प्रोसीजर्स लेने जाएं तो आप अपने डॉक्टर को जो है वो जब आप स्किन अपनी दिखा रहे होते हैं तो उसके साथ साथ आप बस ज़रूर बताएं कि आपकी रूटीन केयर क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने बताना है कि आपका सन एक्सपोजर कितना है। ये इस वजह से है क्योंकि जब आप प्रोसीजर्स कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स लेते हैं तो आपने उसकी आफ्टर केयर करनी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक दफ़ा आएँ, आप प्रोसीजर्स लें और वो फिर सालों साल आपके फेस के ऊपर ऐसे ही चीज़ रह जाए, वो नहीं हो सकती है। बीबी ग्लो के जो है वो जब आप करवाते हैं तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। हर किसी के लिए जो है वो बीबी ग्लो सूटेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनकी स्किन जो है वो एक्सेसिव ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा एक्नी प्रोन है, तो उनको भी हम अवॉइडेंस पे ही जाते हैं, उनको हम एक्सफोलिएटिंग प्रोसीजर्स की तरफ ज़्यादा रिकमेंडेशन हमारी होती है। हम वो ऐसी कोई चीज़ नहीं देते जो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होके वो आपकी एक्नी को ट्रिगर कर तो ये जो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती है ये क्या चीज़ होती है, क्या केमिकल डाले होते हैं इसके अंदर जो लोगों को मतलब थोड़ा सा गाइड भी करें। बेसिकली ये तो जैसे बने हुए टिंट्स होते हैं, डिफरेंट टिंट्स होते हैं, उसमें जो है उन्होंने केमिकल्स बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं क्योंकि जितनी आप अगर मेडिकेटेड जो FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स होती हैं वो लेते हैं ना तो उसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। जो लोकलाइज्ड अगर आप ले लें तो ऑफ कोर्स उन्होंने उसमें स्टेरॉइड्स भी ऐड किए होते हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें उन्होंने ऐड करके वो बनाए होते हैं जिससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, मतलब कोई इसी टाइप का टेंट जैसे लिप का टेंट होता है, स्किन का टेंट होता है, लगा रहे स्किन होते के हैं। भी टिंट्स होते हैं, वो आपकी स्किन के साथ पहले जो है वो मैच किए जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा फेयर कम्प्लेक्शन है तो उसके ऊपर कोई डल कम्प्लेक्शन वाला जाएगा, वो आपकी वरना चेहरे को ग्रे कास्ट हो यस जाएगी। हाँ। वो आपके जैसे आप बेस अपनी चूज़ करते हैं सेम लाइक ऐसे टिंट को भी हम आपकी स्किन के साथ पहले वो देखते हैं, उसके बाद फिर उसको आपके फेस के ऊपर अप्लाई किया फिर जाता वो है फेस के ऊपर सिर्फ अप्लाई किया जाता है थ्रू माइक्रो नीडलिंग। हम उसको जो है टिंट को एब्जॉर्ब करवाते हैं स्किन के अच्छा, अंदर। स्किन के अंदर पहले आपकी स्किन को प्रॉपर जो है वो फेशियल के ज़रिए एक्सफोलिएट करके डेड लेयर को रिमूव करके उसके बाद फिर माइक्रो नीडलिंग के ज़रिए जो है वो टिंट को बहुत स्लाइटली उससे जो है वो आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। फिर उसके सेशंस होते हैं, आपने 15 to 21 डेज़ के गैप से दोबारा उसका सेशन लेना है ताकि वो थोड़े काफ़ी टाइम तक जो है वो आपके फेस के ऊपर स्ट्रे करे। जैसे नॉर्मली बीबी इससे हमारी स्किन ख़राब तो नहीं होती? नहीं, क्योंकि जैसे हम लोग मेकअप करके आते हैं तो आते के साथ ही सबसे पहले मेकअप घर में वॉश करते हैं, क्लेंस करते हैं, साफ़ करते हैं, तो ये तो वो मेकअप है जो हमारी स्किन के अंदर जाके इसको छोड़ा जाता है। तो फिज़र इसमें जो है इसके अंदर ये नहीं, ये लिक्विड टाइप होती है जो आपकी स्किन की लेयर के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब होती है। इससे आप फेस वॉश भी करते हैं। हाँ, इससे जो चीज़ें आपने नहीं करनी है वो क्या है कि बहुत हार्श केमिकल्स आपने यूज़ नहीं करने होते आफ्टर बीबी ग्लो, या जैसे ब्लीच पॉलिशर्स हम जो है वो पेशेंट को कहते हैं वो आपने नहीं करने क्योंकि वो तो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देगा। एक चीज़ हम एब्जॉर्ब करवा रहे हैं तो उसको आपने एब्जॉर्ब ही रहने देना है। और ये एक ही सिटिंग में चेंज होता है चेहरा या नहीं? नहीं नहीं, एक सिटिंग में बिल्कुल चेंज नहीं होता। कितने सिटिंग? इसके लिए कम से कम आपको 3 to 4 सेशंस लेने पड़ते हैं और ये लास्ट और ये कितना महंगा होता है? एक सिटिंग इसकी कितने में हो जाती है? डिपेंड करता है आप प्रोडक्ट कौन सी यूज़ कर रहे हैं। आप कौन सी यूज़ करती है उस हिसाब से बता दें। हम तो ज़्यादातर मेरे क्लिनिक्स पे जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ होती है ये मेरा अपना वो है कि हम प्रोडक्ट सामने, क्योंकि हमारी वो नहीं है कि हमने किसी के सब, अब तो लोगों को इतनी अवेयरनेस है, गूगल सर्च वो आके करते आपसे हैं पहले पूछेंगे फिलर कौन से ब्रांड का है, बोटॉक्स कौन से ब्रांड का है, हाँ, मशीन कहाँ की है, उसकी फिर उसके ऊपर लास्टिंग टाइम फिर उनके पर्सनल एक्सपीरियंस हुए हुए होते हैं, तो इस वजह से हमें वो चीज़ें थोड़ा बता दें कि कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं, किस कंपनीज के। कोरियन ब्रांड्स बहुत कोरियन अच्छे ब्रांड सही है। हैं। और ये कितने तक में बीबी ग्लो हो जाता है फर्स्ट एक सिटिंग? उसमें भी डिपेंड करते हैं, उसमें भी फिज़ा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि जो हम लोग बीबी ग्लो करते हैं तो मैं उसमें 3 से 4 चीज़ें और ऐड करती हूँ ताकि पेशेंट का जो रिजल्ट्स हैं वो लॉन्गर टाइम रहे, या अगर अंडर द लाइन उनकी कोई और प्रॉब्लम्स या इश्यूज हैं तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। कितने पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए अंदाज़न? हमारे नॉर्मली जो चार्जेस हैं वो 7 to 10,000 में वन सेशन महंगा नहीं है, ठीक है। नहीं, उसके साथ उसके साथ हम पेशेंट को फेशियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, फिर वाइटनिंग पील्स देते हैं।
पीलिंग अप्लाई करके आफ्टर दैट फिर हम बीबी ग्लो अप्लाई करते हैं। अच्छा, पीलिंग से क्या होता है कि आपकी डलनेस रिमूव हो जाती ठीक है। उसके बाद आप बीबी ग्लो अप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, ये जो लैशेस लगाते हैं, ये लैशेस कितने देर तक रुकते हैं, इनका क्या ख्याल है, किस तरीके से इसकी केयर करनी चाहिए, और क्या ये लगाना ठीक है कि अपनी लैशेस को भी निकाल देता है, ये ख़त्म कर देता है? नहीं, या आंख में कोई नुकसान तो नहीं होता, आपकी स्किन के ऊपर कोई ऐसी चीज़, आई बॉल के ऊपर कोई ऐसा कुछ रिएक्शन तो नहीं हो सकता, बिल्कुल जैसे आईलेट के पास यहाँ पे जो नहीं, लैश लाइन की तरह ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये टोटली जो है सेफेस्ट प्रोसीजर होता है, 1 घंटे में ये आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। इसको चिपकाया जाता है कि ग्लू के साथ पलकों के? इसका जो प्रोसीजर होता है वो एक लैश को लेके उसको ग्लू के साथ आपके एक लैश के साथ भी अटैच करते हैं, उसमें कुछ बंचेस फॉर्म में आते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं। इसमें भी वैरायटी आ गई, 3D 5D लैशेस होती हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी आफ्टर केयर वेरी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने जब फेस वॉश करना है तो बड़े प्यार से आपने बड़े ख्याल से इसका फेस वॉश अच्छा, निकल जाती है? बिल्कुल ऐसे फेस वॉश करना है जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी का फेस वॉश करवाया जाता है। ये निकल जाती हैं? नहीं, ये डेली बेसिस पे गिरती हैं। ये अल्लाह ताला का एक नेचुरल हमारा सिस्टम है कि हमारी पूरी की पूरी आई लैशेज़ 22 डेज़ में सारी निकलती हैं और सारी नहीं आती हैं। तो जब हम लगाते हैं तो ये डे बाय डे ये आगे को बढ़ती हैं और फिर खुद ही गिर जाती हैं। इसको आपको उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप इरिटेट होते हैं या कोई और इशू हो जाता है या आपकी आइस स्वेल्ड हो जाती हैं या रेडनेस आ जाए, बहुत सारे लोग लेंस यूज़ करते हैं तो फिर उनके लिए सूटेबल नहीं हो पाती या कुछ भी इशू होता है, तो भी इसके रिमूव करने का तरीका है कि आप अपने उन्हीं डॉक्टर के पास आएँ, वो उसमें रिमूवर लगाएंगे और वो 5 to 10 मिनट्स में ईजिली रिमूव। और जो रिमूवर लगाते हैं अपनी आई लैशेस को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता? उससे अपनी आपकी किसी भी जो है लैश को जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होता। लैशेस कब आपकी जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, कब फील होता है, या जैसे पेशेंट हमारे पास दोबारा आएंगे ना, वो कहेंगे डॉक्टर हमने करवाया था तो हमारा उससे ये हुआ कि हमारी अपनी लैशेस भी गिर गई। अपनी लैशेस नहीं गिरती, क्योंकि जब उन्होंने करवाया होता है तो उनकी फुल कवरेज हुई होती है, उनको अपनी लैशेस बहुत अच्छी लग रही होती है, तो जब वो सारी उतरती है तो उन्हें लगता है कि हमारी अपनी लैशेस भी उतर गई हैं। ये अच्छा, अपनी लैशेस का नहीं, अपनी लैशेस नहीं उतरती, ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा उनको। परमानेंट क्लिप्स के बारे में बता दें, शेड जो चेंज कराते हैं वो कैसे होता है? परमानेंट लिप्स जी, लिप्स के जो कलर शेड चेंज होते हैं? कलर शेड्स बिल्कुल हम लोग करते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर होता है, सबसे पहले हम उसको कैमोफ्लेज करते हैं। कैमोफ्लेज में क्या होता है कि आपके कलर को जो है वो न्यूट्रलाइज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी के लिप्स बहुत ज़्यादा डार्क हैं, जैसे मेल्स हमारे पास आते हैं, मेल पेशेंट्स आते हैं, अब तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स फीमेल से ज़्यादा मेल्स में बहुत ज़्यादा हो गया, उनके स्मोकिंग करने की वजह से उनके लिप्स डार्क हो जाते हैं, तो हम पहले उनकी डार्कनेस को रिमूव करते हैं। डार्कनेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, जिसमें हम लेज़र थेरेपीज़ भी करते हैं। फिर उसके अलावा हम कलर्स में न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कैमोफ्लेज करते हैं। उसके बाद फिर हम टिंटिंग अप्लाई करते हैं। फिर उसमें डिफरेंट शेड्स होते हैं, उन शेड्स को फिर हम अप्लाई करके वो आपका एक सिटिंग भी हो सकती है, वो 3 सेशंस में भी आपका कंप्लीट हो सकता है, फिर वो जाके 1 साल 1.5 साल तक लास्ट करता है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर ताहिरा जी। बहुत अच्छी तरीके से आपने गाइड किया हमें और बताया कि कौन कौन से प्रोसीजर्स जो हैं वो सेफ़ हैं आपके लिए और कौन से प्रोसीजर्स नहीं। आपकी स्किन टाइप्स के हिसाब से, आपके फीचर्स के हिसाब से अगर आपको कुछ करवाना है तो आप अपने अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट, अपने अच्छे डॉक्टर के पास रुजू कीजिए और पहले उनसे मशवरा कीजिए और उसके बाद फिर किसी प्रोसीजर पर हाथ रखिए। मगर मेक श्योर कि आप ये जितने सैलून्स में लोगों ने अपने ये धंधे पानी बनाए हुए हैं ना, जहाँ पर ये सारे प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं, तो उधर ना जाएं, आप किसी अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट को रुजू करें, उनसे आप मशवरा करें। ये सैलूनों में या आम दुकानों में नहीं जाएं। मेक श्योर कि उनके पास डिग्री हो और वो अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपकी स्किन आपका कॉन्फिडेंस है। टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, आज हमारे साथ है ज़हरा बतूल, जो 16 बरस की उम्र में हड्डी में जॉइंट सेल ट्यूमर के बाद रीढ़ की हड्डी की चोट के बायस माजूर हो गई। रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ के बग़ैर, इसकी ज़रूरियात के बग़ैर उन्होंने ख़ुद अपनी रिहैबिलिटेशन की। आज अपने सारे जितने भी ख्वाब हैं जो ये देख रही थी, उनको पूरा करने के लिए जो चैलेंजेस हैं उन्होंने उसको फ़ेस किया। उन्होंने अपनी तालीम जो है 7 साल के बाद दोबारा शुरू की, पंजाब यूनिवर्सिटी से BA किया और एक प्राइवेट तालिब इल्म के तौर पर A लेवल्स O लेवल्स को मुकम्मल किया। बड़ी बात है।
ये जो है अब देख लीजिए, पहले मेरे साथ ही बैठिए ताकि मैं साथ साथ बात भी करूं। जिनकी मैं बात कर रही हूँ ये है ज़हरा बतूल, दिखाइएगा जी, ये ज़हरा बतूल है जिनकी मैं बात कर रही हूँ। 7 साल के बाद उन्हें अपनी तालीम दोबारा मुकम्मल की है। देखें, बड़ी बात है, अपने ख्वाब जो देखे हुए थे, जो अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा किया। तो अब इन्हीं की ज़बानी इनकी कहानी सुनते हैं। ज़हरा बतूल, क्या हाल है? व्हाट्सअप? आई एम गुड। आप कैसी हैं? फाइन, रियली नाइस टू मीट यू यू। स्ट्रॉन्ग गर्ल। थैंक यू तो ज़हरा बतूल, मुझे बताओ ना अपनी स्टोरी, अपनी ज़बानी बताओ पहले। स्टोरी ऐसे है कि 16 साल की एज में मुझे बाजू में दर्द स्टार्ट हुआ था और उसके बाद बस ऐसे ही हुआ कि एक डायग्नोसिस गलत हुआ, मुझे ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस किया और उसकी मेडिकेशन स्टार्ट करवा दी। अब उस मेडिकेशन के कुछ दिनों बाद ही मैं चलते चलते गिर जाती थी और उस वक्त 16 की हो गई थी या ये पहले से 16 की हो चुकी थी। तो फिर ऐसे हुआ कि एक रात मैं बिल्कुल ठीक सोई, हालांकि माई बॉडी वॉज इन पेन, दर्द में थी, लेकिन अगले दिन सुबह उठी तो मेरी लोअर हाफ पैरालाइज थी। फिर बहुत जल्दी में बायोप्सी हुई, चीज़ें हुई, तो पता चला कि मेरी जो नेक और बैक के बीच का जॉइंट होता है उसमें एक ट्यूमर है, जो बड़ा एक रेयर ट्यूमर है। दुनिया में लोगों को ये बाजू में होता है, घुटनों में होता है, तो वो मुझे उस जॉइंट में हो गया था। मतलब इस जगह की ये जी, नेक जी। और बिल्कुल ये कमर का हिस्सा, ये जो बैक होती है, ये इधर बिल्कुल नेक पे। अच्छा, बिल्कुल। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा बायोप्सी ली, बट डॉक्टर वाज के इसको कैंसर है, ये जड़ों वाला ट्यूमर है, ये ऐसे है, ये स्केरी है। डायग्नोस हुआ था ये कैंसर? नहीं, फिर डायग्नोस जॉइंट सेल ट्यूमर ही हुआ, बट डॉक्टर को श्योरिटी ही नहीं हो रही थी। हुआ ऐसे कि उन्होंने ना बायोप्सी के साथ साथ मेरा ना एक वर्टिब्रा का पार्ट भी निकाल लिया विदाउट कंसेंट। ने ना मेरे पेरेंट्स से पूछे या किसी पूछे, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो करना था, जबकि ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। अच्छा, हाँ जी, उसी वजह से मेरी जो एक रिकवरी है वो वहीं रुक गई, क्योंकि मेरी वर्टिब्रा की बॉडी नहीं थी, मतलब मैं उसको कैसे रिकवर करूँगी। मैं गलत ऑपरेट किया जी। अच्छा, उसके बाद क्योंकि मेरी अब वो कंडीशन ऐसे हो गई थी, आप देखें वर्टिब्रल बॉडी पूरी नहीं है, तो मतलब अब मैं खड़ी हो गई या मैंने बैक पे जोर डाला, आई वुड हैव डाइड। बहुत इस तरह की कंडीशन हो तो गई। मेरी गुड़िया ये निकाला क्यों? मतलब क्या कंसर्न क्या था, किस वजह से उन्होंने निकाली? कहा कोई जी डैमेज बस, थी? कहते हैं जी वो बहुत डैमेज था, वो ऐसे था, वो वैसे था, उनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। वो अ बिट रिमोर्सफुल, लेकिन उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, फिर उसकी डिकम्प्रेशन सर्जरी हुई, जो कि बड़ी मुश्किल थी, और उन्होंने एक केज टाइप चीज़ जो है ना मेरी स्पाइन में लगा दी कि वो जो टूटा हुआ वर्टिब्रा है उसकी वजह से मैं कोलैप्स ना हो जाऊँ। अच्छा, अब उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से निकली हूँ तो रिहैबिलिटेशन का कुछ पता नहीं था, क्या करना है, कैसे करना है। तो जिस दिन मैं हॉस्पिटल से निकली थी ना, उस दिन मेरी बॉडी इतनी स्टिफ थी कि गाड़ी में बिठाने के लिए 4 लोग लगे थे, कि मेरी बॉडी बेंड ही नहीं हो रही थी। फिर अब उस दिन मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई, मुझे लगा कि अब क्या करना है, मतलब अब कैसे होगा। अपने पेरेंट्स को देख रही हूँ मैं, वो क्या करेंगे। अब घर गए, चीज़ें खुद मैनेज की, देखा जाए फिजियोथेरेपी हो सकती है, एक्यूपंक्चर हो सकता है, ये हो सकता है। फिर खुद ही उस हिसाब से करना शुरू किया। उसमें फिजिकल मैनेजमेंट भी आती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ समझा जाता है सिर्फ फिजियोथेरेपी है, इसमें बॉवल ब्लैडर मैनेजमेंट भी होती है। अच्छा, उससे रिलेटेड भी कोई अवेयरनेस कितना नहीं। था इन सारे सिनेरियो में? उसमें पेन कितना था? एक तो स्ट्रेस, ट्रॉमा, चीज़ें तो आपके साथ सब कुछ चल रही होंगी जो वैसे ही आपको डैमेज कर रही होंगी, उसके साथ पेन कितना था बॉडी में? पेन अभी भी है, क्योंकि एज अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पर्सन, मतलब किसी को अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो वो पेन रहता है, बिकॉज किस टाइप का? इज इट अ सीवियर पेन? सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है या फिर सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक मैं यहाँ पे एक बड़ा वर्ड बताना चाहूँगी ऑडियंस को, स्पैज़म्स होते हैं। हमारी बॉडी रैंडमली जर्क करती है, लाइक शेक करती है, एंड दैट इज बिकॉज हमारे मसल्स और नर्व्स के बीच में कनेक्शन नहीं है ना। तो ये मैनेज करना, फिर ये चीज़ें जो होती है ना, ये लाइफ को रेगुलेट करने में हेल्प बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि अब जैसे मैं अगर गाड़ी में जा रही हूँ, अगर इफ़ आई मूविंग इनटू अ कार, मुझे स्पैज़म हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँ? अब मुझे वही रुकना है इस स्पैज़म के एंड होने तक, क्योंकि मेरी नर्व और उसके बीच का प्रॉब्लम है, मैं इसको रोक नहीं सकती कि रुक जाओ राइट। तो अब वो मैनेज करना, उसके बाद बॉडी स्टिफ हो जाती है, क्योंकि आपके मसल्स को पता ही नहीं कैसे मूव करना है, क्या करना है। तो एक नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस थे और गाइडेंस नहीं थी। मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी। मैं एक इंसिडेंट यहाँ बताऊंगी। मैं एक डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा कि मैंने रिहैब से रिलेटेड कंसल्टेशन का कहा, उन्होंने कहा शुक्र करो व्हीलचेयर चला के इधर तक आ गई हो, देखो। और मैं अब आगे क्या कहती कि अब मुझे रिहैब का बताएं आप।
खैर ये इस तरह के बहुत सारे रिफ्यूजल, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, मतलब आप आगे हौसला दें, डॉक्टर्स हैं, आप मोटिवेट करें, आप उल्टा उधर ही से आपकी मोटिवेशन को मार रहे हैं, आप हौसला अफजाई करने के बजाय बंदे को वहीं बोल रहे हैं कुछ नहीं हो सकता, तुम ये शुक्र करो यही चल रहा है। व्हाट इज दिस? ये एग्जैक्टली हुआ है। डॉक्टर्स की लैंग्वेजेस हैं, इस तरह के मूड्स होते हैं। बड़े बड़े सर्जन डॉक्टर्स मैंने इस तरह के मतलब देखे हैं कि एटीट्यूड उनके ऐसे होते हैं टुवर्ड्स द यू नो देयर पेशेंट्स। मुझे बताएं फिर इतना कुछ ट्रॉमा, सब कुछ पेन, ये सर्जरीज, ऑपरेट, अच्छा गलत बुरा सब कुछ साथ चलता रहा छोटी सी एज में। अब वो जो एक लड़की इस उम्र के जो ख्वाब देखती है पढ़ने के लिखने के, वो आपके पूरे 7 साल तक रुक गए। फिर ये 7 साल के बाद एकदम से आपने सारा एक एक्शन लिया, पढ़ाई मुकम्मल की, ओ लेवल्स कंप्लीट किया। कितनी सपोर्ट थी घर वालों की, आपकी अपनी सोच की, अपने आप को कितना समझाया, कैसे मनाया, कैसे ये सब कुछ किया? वो 7 साल वो मना ही रही थी मैं अपने आप को, वैसे तैयारी कर रही थी क्योंकि पेन भी तो नहीं ना पकड़ा हिम्मत जाता नहीं था। छोड़ रही थी मतलब आप? नहीं, मेरे अंदर एक उम्मीद रहती थी कि नहीं कभी ना कभी तो सब कुछ ठीक होने वाला है। अच्छा। तो मतलब कुछ ना कुछ होगा। और मतलब शुरू से एक्चुअली मैं शुरू से अगर जाऊँ ना तो मैं पैदा ही ब्लू हुई थी, ब्लू बेबी थी। तो Blue मैं baby बीमार, क्या होता है? ब्लू बेबी होता है व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, तो वो ना स्ट्रैंगुलेट हो जाता है। हाँ, तो हाँ, वो काटते जब तक नहीं, ब्लू बेबी ब्लू बेबी कहते हैं। तो वो तब से ही चल रहा है ना। बेचारे मेरे माँ बाप है, उनको थैंक यू करना चाहती हूँ, मुझे बर्दाश्त करते आ रहे हैं बड़ी देर से यार क्या बट जन्नत गवाई है आपके माँ बाप ने भी, आपको क्या पता। मैं खुद यही सोचती हूँ ऐसे, क्योंकि मुश्किल है बच्चा औलाद होना, क्योंकि अब इस एज में जाकर रियलाइज होता है कि कितना मुश्किल है एक पेरेंट के लिए इस तरह से स्ट्रगल करते हुए देखना, क्योंकि हम अपने थॉट प्रोसेस में होते हैं, वो अपने ही थॉट प्रोसेस में बच्चों चलो। की तकलीफ नहीं देख सकते हैं, आधे माँ बाप तो वहीं खत्म हो जाते हैं, है ना? या अपनी तकलीफ सह लेंगे, औलाद की नहीं सह सकते। मैं वो, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रहे, मेरी बहनें, मेरे पेरेंट्स। यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ कि अगर आपके, मेरी 2 बहनें हैं, छोटी है तुमसे? हाँ जी, एक जो है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक जो है डाइटिशियन है। अच्छा, हाँ जी। उसको भेजना मेरे पर डाइटिशियन को। क्या नाम है उसका? मरियम फातिमा। मरियम फातिमा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा। शी हेल्प मी विद माय मसल्स, मसल लॉस नहीं हुआ मेरा, चीज़ें नहीं हुई, तो बहुत अच्छी है। शी इज वेरी अच्छा, तुम राइटर भी, ऑथर भी है, ये सब कुछ भी बताओ ना जरा, क्या क्या कहानियाँ तुमने हैं? मगर ब्रेक के बाद जरा फिर डिटेल में बताना है ना। रुको, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बताते हैं। वेलकम बैक। ज़हरा बतूल मेरे साथ हैं और ज़हरा बतूल आपको यहाँ पर गाइड कर रही है, मगर साथ साथ आपको मोटिवेशनल स्पीकर बन के भी समझा रही है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं जाती। मैंने हमेशा से एक चीज़ देखी, अभी हम ब्रेक पे भी जब जैसी ज़हरा बतूल आई तो मैं यही बात करी थी कि अल्लाह भी अगर एक चीज़ लेता है ना तो इतनी सारी चीज़ें आपको दे भी देता है। ये इतने स्किल्स, ये इतने इम्तहानात पार करके जो ऑथर बन गई, इसने अब देखें ना अभी मोटिवेशनल स्पीकर भी है। ये कितनों की ज़िंदगियाँ बचा रही है, कितनों को ऐसे ऐसे लोग होते हैं जब उनके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए और वो एकदम से अपनी वो जो जैसी नॉर्मल ज़िंदगी है उससे जब हटते हैं, सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं। सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, कहते हैं मेरा तो इस दुनिया में रहना जीना मरना कुछ नहीं है, शादी नहीं है, बच्चे नहीं है, खाना नहीं है, मैं तो कुछ बन नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। लड़कियां अपनी ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं एक एक चीज़ को लेके, ना कि अगर चल फिर ना पाएँ तो फिर तो उनकी तो ज़िंदगी वो जो एक दाना वाना निकला होता है जितना वो कॉन्शियस हो रही है, तो ये तो पूरी उससे भी बढ़ के चीज़ें होती हैं जो पूरी ज़िंदगी का निज़ाम है आपका, उठना बैठना, खाना पीना, आपका वॉशरूम, आपका काम, आपकी पढ़ाई, आपके मेल जोल, सब कुछ घर की हर वक्त की एक्टिविटीज़, वो सब उससे आप माजूर हो जाते हैं। मगर उसके बावजूद आपने यहाँ से काम लेना है, जो कि यहाँ पर ज़हरा बतूल ने लिया। ज़हरा बतूल, मैं आपको चाहूँगी कि इससे पहले मैं बहुत सारी बातें करूँ। दिस इज़ योर कैमरा। आज ये जो मेरा शो है मेरा नहीं है, ये आपका शो है, आप समझे, आप इसकी होस्ट है और आपको मैं टाइम दे रही हूँ अपनी ऑडियंस से बात करने के लिए कि अगर उनके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है, एज मोटिवेशनल स्पीकर आप किस तरह से बात करेंगी। ओवर टू यू, कैमरा सिर्फ इन पे रखिए। सबसे पहले अगर कोई ऐसी इंसिडेंट, मतलब थैंक यू पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी आपने दी, क्योंकि मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ फैमिलीज से। मतलब अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है और आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है तो आपने भी दुखी, अगर आप भी दुखी हो गए, कैमरे में देख के बात करें, आप भी दुखी हो गए तो वो बंदा वैसे ही दुखी है, उसको तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी भाई बहन, आपकी बेटी बेटा, कोई अगर किसी फिजिकली डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो आप बहुत पॉजिटिव रहें। आप ऐसे कहें कि यू आर जस्ट, आप हमारा बच्चा हो, आप हमारी बहन भाई हो, और बड़ा नॉर्मल रखें। मेरे दोस्त हैं, मेरे जो बहन भाई हैं, चीज़ें, उन्होंने अगर चीज़ें नॉर्मल ना रखी होती तो मैं तो ऑलरेडी इसी में थी कि बस ख़त्म हो गई ज़िंदगी। तो आपका अपना कॉन्फिडेंस भी होता है और आपके इर्द गिर्द के लोग भी बहुत मैटर करते हैं कि वो आपको कैसे रख रहे हैं, वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं।
आपको अब हमारे यहाँ पे ना वर्ड यूज होता है स्पेशल चाइल्ड, बेशक इसके पीछे कोई ना कोई डेफिनेशन है, पर आपने स्पेशल नहीं बनाना। इंक्लूजन एक वर्ड है, आप और मैं और ये एक हैं, हम सेम हैं, इनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट है, मेरी एबिलिटीज़ डिफरेंट है, तो मैं स्पेशल नहीं हूँ, मैं आप ही का पार्ट हूँ, मैं इसी मुआशरे का पार्ट हूँ। तो आपने उनको ऐसे ही कहना, अच्छा हम बाहर जा रहे हैं, चलो चलते हैं। अब मेरे लिए यहाँ पे इंक्लूजन मतलब अगर यहाँ पे बिल्डिंग्स एक्सेसिबल नहीं है, रेस्टोरेंट्स एक्सेसिबल नहीं है, तो मेरे दोस्त उसको एक्सेसिबल बना रहे हैं, तो माओ हम लेके जाएंगे। तो आपको वो एटीट्यूड अपने अंदर लाना है कि आप अगर कोई एक्टिविटीज़ करें, वो लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ स्पेशल इस तरह की चीज़ों के वर्ड्स के पीछे जाके ना जो हमारे पीपल विद डिसेबिलिटीज़ है ना, वो घर ही बैठे रह जाते हैं। वो घर नहीं बैठने चाहिए, हर जगह उनके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, हर चीज़ उनके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, एजुकेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी घर से नहीं निकल सकता तो उसको घर पे पढ़ाई के लिए आप गाइड करें, जो कि अब मेरा मोटिव होता है कि मैं लोगों को बताऊं कि इस तरह पढ़ना है, इस तरह काम करना है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर ज़िंदगी सबकी मुश्किल होती है, सबके साथ कुछ ना कुछ लाइफ में होता ही होता है, हर इंसान दुखी है। वो मेरे बाबा कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दुख है। आपका ये अगर एक फिजिकल चैलेंज है तो इसका मतलब नहीं आपने मेंटल ब्लॉक बना लेना उसको। तो आप अपने माइंड को, अपने आप को मोटिवेटेड रखो और ये होप नहीं छोड़नी कि सब ठीक होगा। सब ठीक की डेफिनेशन सबकी अलग होती है। अगर आपके जो ड्रीम्स हैं आपको अभी लग रहा है कि नहीं पूरे हो सकते, लेकिन वो अभी लग रहा है। अगर आप यही सोचो कि कभी पूरे नहीं होंगे तो फिर पूरे नहीं होंगे, तो आपने उम्मीद नहीं छोड़नी है, ट्राई करते रहना अपने लेवल पे। एक सेनेका एक फिलोसोफर है, मैं उसको पढ़ती हूँ, वो यही कहता है कि आपके बस में आपका अमल, आपका दिमाग और आपके थॉट हैं, बाकी चीज़ें आपके बस में नहीं है। तो जो चीज़ें आपके बस में नहीं हैं उसके ऊपर स्ट्रेस क्यों करना। अरे वाह, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। इतनी अच्छी आपने स्पीच, मैं कहूँगी थेरेपी यहाँ पे दी है, लोगों को करके दिखाई है, बोल के समझाई है। आई होप आपको ये बातें सारी समझ आई हों। एंड एक और चीज़, मन सब्र का, कोई भी अगर आपके साथ ऐसे हादसे हालात पेश आ जाते हैं तो जैसे इसने मन सब्र का, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला रहेगा। तो प्लीज़ सब्र कीजिए और सब्र के बाद आपको फल जो है वो अच्छा मिलेगा, रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और इरादे अपने बुलंद रखें, सोच को वसी रखें, हिम्मत नहीं तोड़नी, और उसके बाद आप भी ज़हरा बतूल बन सकती हैं, सिर्फ अपने इरादे बुलंद रखने और मजबूत रखने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और यहाँ पे मैं अपनी फिल्म का भी मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी कि मैंने अपनी सारे एक्सपीरियंसेस के बाद किताबें भी लिखी हैं, और किताबों के अलावा रिसेंटली अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर, अपने ही उसके ऊपर एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है वन स्टेप टू मैनी। अच्छा। जो कि एक चल फिर सिनेमा की प्रोडक्शन थी, जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट अभी आ गई है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। दोबारा बता देना। वन स्टेप टू मैनी, आपने यूट्यूब पर सर्च करना, आपको मिल जाएगी। और वो फिल्म भी मैं उसकी को प्रोड्यूसर भी थी और को राइटर भी थी। आपने अब ज़रूर देखनी है ताकि आपको पता चले कि कितनी टैलेंटेड हैं, और जब वो बना सकती हैं ऐसी फिल्म्स तो आप लोग भी बना सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं। मस्ट वॉच, ठीक है ना? यस। और कुछ कहना चाहती हैं? और मुझे ज़रूर बताना आपको फिल्म कैसी लगी मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम का बताएं पेज, ज़हरा प्रमोट करेंगे हम आपके इंस्टाग्राम। ज़हरा स्पीक्स। हाँ, ज़हरा स्पीक्स के नाम से। और आप जो है ना ख़ास तौर पे इनको मैसेज कीजिए, इनबॉक्स कीजिए वो फिल्म देखने के बाद, और बताइए ज़रूर कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू।